आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय समय और अक्षांश और देशांतर के विषय में। बहुत ही सरल शब्दों में हम आप सभी के बीच में उपस्थित हुए हैं और समझाने जा रहे हैं, तो आप बने रहें हमारे साथ और देखें ब्लैक बोर्ड की ओर। ये पृथ्वी है, ये आप देख रहे हैं। तो पृथ्वी की दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली जो रेखा है वो है इक्वेटर, अक्षांश रेखा अर्थात विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा पृथ्वी को 0 डिग्री, अक्षांश रेखा विषुवत रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। दो बराबर भागों में बांटती है, यानी अर्धगोला में बांटती है। फिर भी एक अक्षांश रेखा जो है ग्लोब पर एक वृत्त है, एक वृत्त है, ये रेखा नहीं है। अक्षांश रेखा ग्लोब पर एक वृत्त है। कोई भी अक्षांश रेखा जो है पृथ्वी को ग्लोब पर चारों तरफ से सर्कल के रूप में, वृत्त के रूप में नजर आती है। तो हम आज चर्चा करने वाले हैं अक्षांश रेखा की। हमें अक्षांश रेखा की आवश्यकता क्यों पड़ी और देशांतर रेखा की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आप देख सकते हैं ये पृथ्वी की केंद्र बिंदु है। ये पृथ्वी की केंद्र बिंदु है, पृथ्वी के अंदर ये केंद्र बिंदु है। जैसे मान लिया जाए एप्पल के अंदर जो बीज होता है सेंटर, इस प्रकार से एप्पल आप देखे हैं, एप्पल हुआ, इसका सेंटर हुआ, यहाँ पर बीज हुआ सेंटर, उसी प्रकार से हम समझाने जा रहे हैं। तो ये केंद्र है। तो पृथ्वी के केंद्र से हमने यहां से एक रेखा खींच दिया और मिला दिया पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के भूभाग पर एक रेखा खींच दिया पृथ्वी के केंद्र से। तो और इसे भी इधर हम मिला दिया, तो हम इनका नाम दिया 30 अंश। 30 अंश हमने नाम दिया। तो यहां से यहां की दूरी जब 30 अंश है तो इस अंश को कोणीय दूरी हम इससे मिला दिया। तो यहां हमें कितना मिला? 30 डिग्री अक्षांश मिला, 30 डिग्री अक्षांश मिला। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं। और इनका ये कितना डिग्री का बन रहा है? ये भी 30 डिग्री का बन रहा है, ये 60 डिग्री का बन गया। तो ये भी 60 डिग्री का बन गया। तो यहां से यहां की दूरी मान लिया जाए 60 डिग्री। और एक और हम रेखा को खींचते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। एक और रेखा खींचेंगे ऐसे, तो कितना डिग्री की बन रही है? 90 डिग्री की। आप देख रहे हैं, तो 90 डिग्री की बन रही है। तो यहाँ पर 90 डिग्री अक्षांश हमें प्राप्त हुआ, यहाँ पर 60 डिग्री अक्षांश हमें प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से पृथ्वी को प्रत्येक एक एक डिग्री के अंतराल पर विषुवत रेखा के उत्तर में 90 अक्षांश, जबकि विषुवत रेखा के दक्षिण में 90 अक्षांश की कल्पना किया गया। इन्हें हम नॉर्थ पोल कहेंगे, इन्हें हम साउथ पोल कहेंगे। इन्हें नॉर्थ पोल कहेंगे। ऐसे 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 प्रत्येक एक एक डिग्री के अंतराल पर 90 अक्षांश रेखा खींच दिए गए हैं। और ये अक्षांश रेखा जो है एक बिंदु के रूप में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर प्राप्त किए जाते हैं, एक बिंदु के रूप में। तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा इक्वेटर जो हुआ ये विषुवत रेखा है, और सबसे छोटी अक्षांश रेखा जो हुआ 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव पर, ये सबसे छोटी अक्षांश रेखा है। तो आपने अक्षांश रेखा की अच्छी तरह से देखा और समझा। इस प्रकार से एक और तरीकों से समझाने जा रहे हैं। ये पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच से विषुवत रेखा गुजर रही है। तो
तो यहाँ से इनको हमने पृथ्वी के केंद्र से हमने एक रेखा को लिया और मिला दिया सेंटर को, और यहाँ से भी इनको मिला दिया। चलिए इसको छोड़ देते हैं। मिला दिया, ये कितना डिग्री की बन रही है? 90 डिग्री की, और ये भी 90 डिग्री की। तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री। तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मिलकर 180 डिग्री, और एक इक्वेटर प्लस 1 181 डिग्री। इस प्रकार से आप देख रहे हैं 181 डिग्री। तो 181 में से हम जो बिंदिक रूप में हम जो प्राप्त किए हैं, यदि -2 कर लिया जाए तो 179 डिग्री हमें प्राप्त होगी अक्षांश रेखा। ये कल्पना किया गया है, हम बता रहे हैं, लेकिन पुस्तक में हमें मिलेगी 180 डिग्री। इस प्रकार से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब चला जाए ये ग्लोब है, आप देख रहे हैं, ये विषुवत रेखा है। इन्हें हम कहेंगे विषुवत रेखा के उत्तर में कर्क रेखा, और विषुवत रेखा के दक्षिण में मकर रेखा है। आप देख रहे हैं बड़ी। तो कर्क रेखा के उत्तर में जो सूर्य है उत्तरायण विचलन करती रहती है, करती हुई दिखाई देती है। कर्क रेखा के उत्तर में सूर्य की किरणें जो है, और कर्क रेखा के उत्तर में सूर्य की किरणें जो है, ये विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा पर सालों भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। विषुवत रेखा पर सालों भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। तो विषुवत रेखा से सूर्य की किरणें कर्क रेखा की ओर जाती है विचलन करती हुई, और पुनः विषुवत रेखा की ओर लौट आती है। लौटने के बाद पुनः जो है मकर रेखा की ओर सूर्य की किरणें विचलन करती हुई नजर आती है। तो साल में जो है एक बार सूर्य की किरणें जो है विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर, और कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर सूर्य की किरणें विचलन करती है। तो सूर्य की किरणें विचलन करती है, और आप देखे होंगे जब घड़ी की सुई 12 बजती है, या हमारी सर के ऊपर जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, तो हमारी छाया है वो पैरों की तले जो है छिप जाती है, हमें परेशानी नहीं नजर आती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो कर्क रेखा के उत्तर में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, उत्तरायण होती है, और पुनः विषुवत रेखा की ओर लौट आती है, और विषुवत रेखा से फिर पुनः मकर रेखा की ओर लौट आती है। इस प्रकार से आप समझ रहे हैं। तो जून की माह में भारत देश के अंदर कड़कड़ी धूप पड़ती है, जबकि ये जो है श्रीलंका में जो है दिसंबर की माह में गर्मी पड़ती है, और हमारे यहाँ श्रीलंका में दिसंबर की माह में गर्मी पड़ती है, और हमारे यहाँ भारत देश के अंदर दिसंबर की माह में ठंडी स्टार्ट हो जाती है। तो आपने पढ़ा लंबवत किरणें के बारे में, हमने समझाया है। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गए होंगे। एक और इसमें भी इनकी और एक अलग विशेषताएं हैं जो हमने बताया कि विषुवत रेखा के उत्तर में 23 डिग्री और विषुवत रेखा के
दक्षिण में मकर रेखा 23.5 डिग्री। तो विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री कर्क रेखा है और विषुवत रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री मकर रेखा है। तो विषुवत रेखा के उत्तर में सूर्य की किरणें विचलन करती हुई उत्तर की ओर कर्क रेखा की ओर जाती है और एक बार विचलन करती पुनः विषुवत रेखा की ओर लौट आती है और पुनः मकर रेखा की ओर 23.5 डिग्री विचलन करती हुई यह नजर आती है। तो वास्तव में जो है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। यह पृथ्वी है, यह सूर्य है, तो सूर्य की परिक्रमा कर रही है पृथ्वी। तो सूर्य की किरणें वास्तव में विचलन नहीं करती है। विचलन करने की कारण क्या है कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कर रही है, तो पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण, और एक तो है पृथ्वी को 23.5 डिग्री झुके होने के कारण इस तरीका से पृथ्वी जो झुकी हुई है, इन्हीं सभी कारणों से जो है पृथ्वी के सूर्य की किरणें विषुवत रेखा से कर्क रेखा के उत्तर में और पुनः विषुवत रेखा की ओर लौटती है और विषुवत रेखा पे लौटने के बाद पुनः मकर रेखा की ओर सूर्य की किरणें विचलन करते हुए परिलक्षित होती है। तो सूर्य की किरणें विचलन वास्तव में नहीं करती है, जबकि पृथ्वी के गति चारों तरफ घूर्णन गति के कारण ये किरणें विचलन करते हुए नजर आती है। तो सालों भर सूर्य की किरणें जो है लंबवत विषुवत रेखा पर पड़ती है और सूर्य की किरणें उत्तरायण होती है। सूर्य की किरणें उत्तरायण होती है, आप देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं देशांतर रेखा की। तो देशांतर रेखा के भी समझ लिया जाए। एक ग्लोब है, पृथ्वी है, पृथ्वी है, ये साउथ पोल, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये जो है देशांतर रेखा ध्रुव से शुरू हो रही है और ध्रुव पर ही खत्म हो जाती है। इस प्रकार से इनकी ध्रुव से शुरू हो रही है और ध्रुव पर ही खत्म हो जा रही है। ये देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा है। देशांतर रेखा को हम उत्तर से दक्षिण की ओर एक रेखा के रूप में हम परिलक्षित करते हैं, जबकि अक्षांश रेखा को हम पश्चिम से पूरब की ओर विषुवत रेखा के समानांतर परिलक्षित करते हैं, खींचे जाते हैं। जबकि देशांतर रेखा जो है उत्तर से दक्षिण की ओर, तो ध्रुव से शुरू हो रही है और ध्रुव पर ही खत्म हो जा रही है। अक्षांश रेखा हमने बताया कि अक्षांश रेखा एक रेखा नहीं है, ये जबकि एक वृत्त की समान नजर आती है। कोई भी वृत्त जो है ग्लोब पर सल्के के रूप में नजर आ रही है, जबकि देशांतर रेखा जो है ध्रुव से शुरू हो रही है और ध्रुव पर ही खत्म हो जा रही है। तो आप देख रहे हैं देशांतर रेखा। यहां हम समझाने जा रहे हैं कि हमें अक्षांश और देशांतर की आवश्यकता क्यों पड़ी। इस बात को आज हम साफ साफ शब्दों में समझा देंगे। यहां है हमारी 0 डिग्री यामोत्तर रेखा। तो 0 डिग्री यामोत्तर रेखा है लंदन में है, अर्थात इंग्लैंड की जगह में यहाँ 0 डिग्री यामोत्तर रेखा। तो 0 डिग्री यामोत्तर के पश्चिम में, 0 डिग्री यामोत्तर के पूरब में पूर्वी गोलार्ध और 0 डिग्री यामोत्तर के पश्चिम में पड़ने वाले क्षेत्र को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। तो हमारी जो भारत देश है विषुवत रेखा के उत्तर में है, और जबकि यामोत्तर रेखा के पूरब में है, इसलिए भारत को उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश कहा गया। तो यहाँ मान लिया जाए कि यहाँ 30 अंश पर अक्षांश पर कोई शत्रु आपको मारने के लिए तत्पर है,
और आपको किसी कारणवश से सूचना मिल गया या भारत देश और अमेरिका के बीच में कोई यहाँ पर सैनिक तैनात है, अमेरिका के सैनिक आकर यहाँ पर तैनात है भारत पर अटैक करने के लिए 30 अक्षांश पर, आप समझ सकते हैं। और यहाँ पश्चिम में 80 डिग्री यहाँ से देशांतर रेखा, यहाँ पर देशांतर रेखा है और दोनों की मिलन बिंदु आकर देशांतर और अक्षांश की मिलन बिंदु 30 डिग्री पर मिल रही है। तो आप उन्हें तुरंत कोऑर्डिनेट कर लेंगे। उन्हें कोऑर्डिनेट करने के बाद उन्हें तुरंत मिसाइल की सहायता से या कोई और अन्य माध्यम से आप उन्हें अटैक कर सकते हैं, मिसाइल को छोड़ सकते हैं। इसीलिए हमें अक्षांश और देशांतर रेखा की आवश्यकता पड़ी। कहीं पर भी पृथ्वी को लोकट करने के लिए हम अक्षांश और देशांतर रेखा की सहायता ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप समझें तो विषुवत रेखा यामोत्तर रेखा के पश्चिम में 180 देशांतर और यामोत्तर रेखा के पूरब में भी 180 देशांतर है। इस प्रकार से आपने समझा। तो 180 देशांतर पश्चिमी और 180 देशांतर पूर्वी, इन दोनों में कोई अंतर नहीं होगी। जबकि एक देशांतर पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट की समय लगती है। इस प्रकार से एक देशांतर पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट की समय लगती है। तो पृथ्वी पर जो है देशांतर रेखा 360 देशांतर रेखा की कल्पना किया गया है। 360 देशांतर रेखा की कोई भी वृत्त गोल होती है 360 डिग्री की होती है, तो 360 देशांतर रेखा की कल्पना किया गया है पृथ्वी पर। तो पृथ्वी जो है 24 घंटों में 1440 मिनट घूमती है। तो निकाला गया है कि 1440 भागे जब हम 360 करेंगे तो 36 से 44, अर्थात एक देशांतर पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट की समय लग रही है। तो पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री के कोण बनाती है। तो इस प्रकार से आप एक देशांतर पार करने में पृथ्वी की 4 मिनट की समय लग रही है, तो 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 60 घंटे। आप समझ सकते हैं इस प्रकार से। तो एक देशांतर पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट की समय लग रही है, अर्थात एक देशांतर एक प्रत्येक 64 डिग्री के अंतराल पर ये कल्पना किया गया है, बांटा गया है। तो मान लेते हैं कि ब्रिटेन में यहाँ ब्रिटेन में 12 बज रहा है। तो 2 अक्षांश पर आप खड़े हैं। तो 2 अक्षांश पूर्वी गोलार्ध में आप खड़े हैं, तो कितना टाइम होना चाहिए? अर्थात तो पृथ्वी एक देशांतर पार करने में 4 मिनट की समय लगा रही है, तो एक देशांतर पार करने में 4 मिनट की, तो 2 देशांतर पार करने में 4 4 8, अर्थात भारत देश के अंदर 12:08 की समय बतलाएगी घड़ियां। इस प्रकार से आपने समझा। तो मान लिया जाए हमारी जो भारत की मानक समय जो रेखा है वो है 82.5 डिग्री मानक समय रेखा है। तो 82.5 में जब हम 4 से यदि गुना करते हैं तो निकल कर आती है क्या टाइम, वो 330 मिनट, अर्थात 5.5 घंटा निकल कर आएगा। 5.5 घंटा निकल कर आएगा, 5 घंटा 30 मिनट। तो इस प्रकार से यदि ब्रिटेन में व्यक्ति कोई आपके पड़ोसी रह रहा है और ब्रिटेन में यदि ब्रिटेन में कोई व्यक्ति आपके पड़ोसी रह रहे हैं, तो वहां घड़ी की सुइया मॉर्निंग में वहां पर 10 बज रहा हो, तो भारत देश में टाइम कितना होना चाहिए?
देश की टाइम 5.5 घंटा आगे कर दीजिए तो 10, 11, 12, 1, 2, 3 बजेंगे, शाम के 3 बजेंगे, शाम को 3:30 बजेगी। भारत देश के अंदर ब्रिटेन में यदि कोई आपके पड़ोसी रह रहे हैं, वहाँ ब्रिटेन में सुबह का 10 बज रहा है, तो भारत देश में टाइम कितना होना चाहिए? तो 10, 11, 12, 1, 2, 3 अर्थात 3:30 बजेंगे भारत देश के अंदर। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। यदि ब्रिटेन की पश्चिम में यदि बात कर लिया जाए तो इनके पश्चिम में, तो मान लिया जाए कि ब्रिटेन में यदि शाम का 6 बज रहा है तो भारत देश में कितना टाइम होना चाहिए? तो 5.5 घंटा आगे कर दीजिए, अर्थात सुबह का 5:30 बजेगा भारत देश के अंदर और शाम के 6 बजेंगे यहाँ पर ब्रिटेन में। इस प्रकार से आपने समझा। तो आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। सभी छात्रों को हमारे ओर से हृदय से धन्यवाद। और ये पढ़ाई यदि अच्छी लगी हो तो हमारे ये चिल्ड्रन आईएएस की सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।